नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट बुक्स चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और शानदार बुक जिसका नाम है जीरो टू वन। ये पीटर थील की सबसे बेहतरीन बुक में से एक है। क्या टेक्नोलॉजी से प्यार है? क्या आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो यह बुक समरी सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है, क्योंकि इस बुक समरी में आपको यह जानने को मिलेगा कि एक टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ को टेक्नोलॉजी में अच्छा होने के साथ साथ से सेल्स में भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही आप यह जानेंगे कि अगर आपको मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है तो आपको उसमें अपनी मोनोपोली शुरू करनी होगी। यह बुक आपको सिखाएगी कि कुछ नया खोज कर आप जीरो से एक तक जा सकते हैं। इस किताब में आपको जीरो से शुरुआत करने की प्रेरणा मिलेगी और बताया जाएगा कि किस तरह से आप जीरो से शुरुआत करके भी बहुत आगे निकल सकते हैं। साथ ही इस किताब में आपको सिलिकॉन वैली के बारे में भी जानने को मिलेगा। जीरो टू वन का मतलब है कुछ न होने से कुछ होने तक पहुंचना। यह किताब एक बिजनेसमैन, टेक्नोलॉजी लवर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर को पढ़नी चाहिए। तो आइए इस बुक समरी की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहां पर सभी चीजें एक बार ही होती हैं। अगला मार्क जुकरबर्ग फेसबुक नहीं बनाएगा, अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगर आप लोगों को कॉपी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप सिवाय लोगों को कॉपी करने के कुछ नहीं कर रहे हैं, और इससे आपको फ्यूचर में भी कुछ नहीं मिलेगा। जीरो टू वन बुक को पीटर थील और ब्लेक मास्टर्स नामक दो लोगों ने मिलकर लिखा है। पीटर थैल ने इलन मस्क के साथ मिलकर पेपाल बनाया था, लेकिन फिर उन्होंने पेपाल को 1,50,50,00,000 में बेच दिया। इतना ही नहीं, जब फेसबुक ने शुरुआत की थी तब पीटर ने इन्वेस्टर के तौर पर उसमें सबसे पहले इन्वेस्ट किया था। द चैलेंज ऑफ फ्यूचर। अगर आप नई चीजें बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जीरो से वन की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने पहले से ही कुछ बनाया है और अब आप उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक से एन की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआत में लोग बैलगाड़ी से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने बैलगाड़ी से कार बनाया और कार के बाद उन्होंने एयरप्लेन बनाया। ये सारी चीजें जीरो से वन तक गई है। जीरो से वन तक बढ़ने की इस प्रोसेस को हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और फिर आप पूरी दुनिया में 10,000 टाइपराइटर बेचते हैं, तो ये चीज एक से एन की तरफ जाती है। मतलब आपने टाइपराइटर को पूरी दुनिया में पहुंचाया, यानी कि आपने टाइपराइटर की ग्लोबलाइजेशन की, जिस तरह चाइना पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाता है। क्योंकि चाइना का काम ही है कि हर कंट्री में बनने वाले प्रोडक्ट को सस्ते में बनाना और फिर इसे दुनिया में बेचना। इस किताब में लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, तो आप उस जीरो से वन की शुरुआत करनी होगी। वैसे तो यह बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जब एक बिजनेस आइडिया पर काम करने की बारी आती है, तब लोग यह काम सही से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक बिल्कुल नए आइडिया पर काम करना बहुत ही रिस्की होता है, और नया आइडिया आसानी से आता भी नहीं है। कोई भी अकेला आदमी इस दुनिया में नई टेक्नोलॉजी नहीं ला सकता है, क्योंकि इस दुनिया में नई टेक्नोलॉजी या कुछ नया लाने के लिए उसे कुछ लोगों की जरूरत जरूर होगी। लेखक यह भी बताते हैं कि आज दुनिया में वही लोग चेंज ला सकते हैं जो स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप ऐसे लोगों को ग्रुप होता है जो एक साथ काम करते हैं और लोगों को कोई नया चीज देते हैं। इस बुक समरी में हम आगे जानेंगे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप किस तरह से शुरू किया जाता है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। अगर आप कन्वेंशनल थिंकिंग से उल्टा सोचते हैं, तो आप यह मान सकते हैं कि आप में स्टार्टअप शुरू करने की पूरी एबिलिटी है। अगर आप एक स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो अब तक किसी ने नहीं खोला और ना ही खोल रहा है। जब आप खुद से सवाल पूछेंगे ना, तब आपको शायद ही इस सवाल का कोई जवाब मिलेगा, क्योंकि यह सवाल बहुत ही मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि जो आपने सोचा है उससे आप अपने कस्टमर को तो वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन उस आइडिया से आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अपना बिजनेस शुरू करना बेकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें हैं। चलिए इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यूएस का ऑनलाइन बिजनेस अपने कस्टमर को हर साल बिलियंस में सर्विस प्रोवाइड करता है। साल 2012 में जब एयरलाइन की टिकट $178 थी, तब एयरलाइंस थी, तब उन्होंने हर पैसेंजर से सिर्फ 37 सेंट कमाए थे। और इसी साल एयरलाइंस ने 160 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट किया था। अगर आप एयरलाइन की इस कमाई को गूगल की कमाई से कंपेयर करेंगे, तो उस समय गूगल ने सिर्फ 50 मिलियन ही कमाया था।
लेकिन फिर भी उन्होंने 21% का प्रॉफिट कमाया था, जो कि एयरलाइंस के प्रॉफिट के 100 टाइम ज्यादा था। लेखक तो इतना कहते हैं कि अगर आप उस साल सारे एयरलाइंस को मिला भी दें, तब भी वह गूगल के प्रॉफिट तक ही 3% तक पहुंच पाएंगे। लेखक का कहना है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि एयरलाइंस एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, लेकिन गूगल ने मार्केट में अपना अकेला मोनोपोली तैयार किया है। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सारे प्रतियोगी एक दूसरे की कॉपी करते हैं और एक ही तरह के प्रोडक्ट बेचने में लगे रहते हैं। लेकिन मोनोपोली में लोग अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। यही वजह है कि परफेक्ट कंपटीशन में बिजनेस करने वाले लोगों से ज्यादा वह लोग पैसे कमाते हैं जो मार्केट में अपना खुद का मोनोपोली शुरू करते हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता है, लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस में बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए झूठ भी बोलता है। अगर कोई कंपनी है जो ये एक्सेप्ट कर रही है कि वह एक मोनोपोली कंपनी है, तो इसका मतलब ये है कि वह कंपनी मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। और अगर ये कंपनी सरेआम ये बात कह दे कि वह एक मोनोपोली कंपनी है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर अलग अलग पॉलिसी लगा देगी। इसीलिए इन पॉलिसी से बचने के लिए ज्यादातर कंपनीज कभी भी यह रिवील नहीं करती कि वह एक मोनोपोली कंपनी है। अगर आप गूगल की ही बात करें, तो गूगल कभी भी सामने से यह नहीं कहता कि वह एक मोनोपोली कंपनी है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, वह सारे लोग चीजों को सर्च करने के लिए गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी दूसरे सर्च इंजन का। तो ऐसे में देखा जाए तो गूगल की मोनोपोली हर जगह है। शायद अब आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि हमें किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहिए। मतलब हमें आपने स्टार्टअप को मोनोपोली के तौर पर खोलना चाहिए या फिर परफेक्ट कंपटीशन के तौर पर। वैसे तो यह सवाल उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया, तो वह एक मोनोपोली बिजनेस होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो आपको दूसरों से यूनिक बनाए, तो अब आप जो स्टार्टअप शुरू करेंगे वो आपका कॉम्पिटिटिव बिजनेस होगा। द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। मोनोपोली बिजनेस में नए नए प्रोडक्ट्स हमेशा बनते रहते हैं और उन्हीं को हमेशा ऐसे प्रॉफिट मिलता रहता है। लेकिन इसके अपोजिट में कंपेटिटिव बिजनेस प्रोडक्ट लगातार बनने के बाद भी प्रॉफिट के नाम पर बहुत ही कम पैसे बना पाते हैं। हम जितना एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, हमारी प्रॉफिट उतनी ही कम होगी। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम कंपटीशन में हिस्सा लें और खुद को यूनिक बनाएं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी स्टूडेंट के बीच कंपटीशन की भावना पैदा करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स के लिए स्टूडेंट के बीच कंपटीशन की भावना पैदा करता है, जिसकी वजह से कंपटीशन करने के चक्कर में स्टूडेंट्स कभी भी अपने अंदर की रेयर स्किल को पहचान नहीं पाते हैं। पीटर ने भी अपनी शुरुआत कुछ ऐसे ही की थी। पीटर पढ़ने में काफी अच्छे थे। पीटर पढ़ने में इतने अच्छे थे कि जब वह 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब उनके दोस्तों से कहते थे कि 4 साल बाद उनका एडमिशन स्टैनफोर्ड में हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। पीटर का एडमिशन 4 साल बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। उन्होंने लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेकिन जब वो एडमिशन लेने के बाद लॉ स्कूल गए, तब उन्होंने वहां के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर देने के बाद पीटर ने जब असल दुनिया में कदम रखा, तब उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। क्योंकि वह उस समय दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इलन मस्क के साथ मिलकर पेपाल शुरू किया। जब पेपाल बनाया गया, तब पीटर और उनकी टीम का यह गोल था कि वो इंटरनेट के जरिए पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएं, क्योंकि 1999 में पैसों को ट्रांसफर करने की कोई भी सुविधा नहीं थी। पीटर और उनके दोस्तों ने सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था और वह उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट मूवर एडवांटेज। ऐसे लोग जो मोनोपोली से बचते हैं, वही रियल में मोनोपोली क्रिएट कर पाते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स और ट्विटर को कंपेयर करेंगे, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि इन दोनों कंपनी में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं और इन दोनों कंपनी का मकसद लोगों को न्यूज देना है। लेकिन सेम होने के बाद भी जब साल 2013 में ट्विटर पब्लिक हो गया, तो इसकी कीमत 24 अरब डॉलर लगाई जा रही थी। लेकिन उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स की कीमत ट्विटर से 12 गुना ज्यादा, यानी कि 133 मिलियन डॉलर लगाई गई। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, तो आपको यह समझ आएगा कि ऐसा होना बहुत बड़ी बेवकूफी की निशानी है। और शायद आपको इस बात पर यकीन भी ना हो, लेकिन यह बिल्कुल सच है। और इन दोनों सेम कंपनी की कीमत में इतनी बड़ी विभिन्नता उनके कैश फ्लो की वजह से है। अपने लोगों को यह कहते तो जरूर सुना होगा
कि जो लोग शुरुआत में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हें काफी फायदा मिलता है, लेकिन पीटर का कहना है कि जो लोग लास्ट मूवर होते हैं वह दूसरों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं और दूसरों से ज्यादा फायदा कमाते हैं। इसीलिए आपको मार्केट में खुद को लॉन्च करने से पहले दूसरों के प्रोडक्ट्स को देखकर ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए जो मार्केट में आपको मोनोपोली क्रिएट करने में मदद करें, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट करने पर आप दूसरे लोगों को मार्केट में एंटर होने से रोक देते हैं। मोनोपोली बिजनेस में चार चीजें देखने को मिलती हैं: प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स और ब्रांडिंग। अगर आप मार्केट में अपना मोनोपोली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहले आपको छोटे से शुरुआत करना है और फिर बाद में आपको मोनोपोली की तरफ बढ़ना है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस को स्केल करना होता है। अपने कंपनी को मोनोपोली बनाने की शुरुआत में बड़ी बड़ी कंपनी से टक्कर ना लें। इन बातों का ख्याल रखें। आप 0 से 1 तक की अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं कि यह समरी आपको अच्छी लगी होगी।